का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया जा रहा है। 198 और छात्रों को बुखारेस्ट से दिल्ली लाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पलवल के गांव गड़ी पट्टी में रहने वाला दीपक और उसकी बहन भी यूक्रेन से घर लौटे हैं, जिसके बाद परिवार और गांव ने उनका स्वागत किया। दोनों की दिसंबर 2021 को यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन जब से यूक्रेन पर हमले की खबर आई तभी से परिवार चिंता में था। दोनों भाई बहन घर वापस आए, जिसके बाद गांव वालों ने उनका स्वागत किया और दोनों ने बताया कि किस तरीके से जो माहौल है यूक्रेन में वो बना हुआ है, छात्र किस तरीके से घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जैसे सही सलामत अपने इंडिया वापस आ गए, ऐसे सभी माँ के बच्चे इंडिया वापस आए। बहुत डरावने हालात थे। हमारे 2 ही बच्चे थे, हमने दोनों एक यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए भेजे थे। तो माँ की तो चिंता इतनी है। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम यहाँ सेफली पहुँच चुके हैं और अब हम सब बहुत खुश हैं, एकदम बहुत सेफ ही फील कर रहे हैं। तो आप कैसे पहुँचे, किस तरह से वहाँ आपकी सहायता की? वो सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत हेल्प किया हमें पहुँचाने में और गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प किया है, तो हम यहाँ बहुत सेफली पहुँच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही कि तो हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत व्यवस्थाएं की कि हमें यहाँ सेफली अपने यहाँ पहुँचा दिया। बाकी उनका बहुत बहुत है, बाकी वहाँ की हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। और ये भी है कि जो बच्चे वहाँ हैं उन्हें भी यहाँ पहुँचा दें, ये भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ जितने भी बच्चे फंसे हों उन्हें भी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने यूक्रेन में फंसे झज्जर जिले के छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिलाया कि उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। गीता भुक्कल ने कहा कि झज्जर जिले से करीब 1 दर्जन युवा एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अब यूक्रेन में युद्ध की स्थिति बनी हुई है उससे भारतीय छात्रों को तुरंत प्रभाव से वापस बुलाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि उनको वापस बुलाने को लेकर वो सरकार से लगातार बातचीत कर रही हैं और जल्द ही उनकी वतन वापसी होगी। यूक्रेन में जो है फ़ोन पे बात भी की है और हमने उनको आश्वासन भी दिया है। साथ ही में बदानी से हमारे परमोल जी थे, उनके भी बेटे जिनका कि कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, उनसे भी हमने बात की है। हमने बच्चों से कहा है कि हम सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चे हमारे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं वो फंसे हुए हैं, हमारी भारत सरकार, हमारी एम्बेसी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले। मैंने जिले के डीसी से भी बात की है, जिले के अभी मैंने एसपी से भी बात की है कि जो हमारे बच्चे वहाँ हैं उनको हर लिहाज से सुरक्षित भारत देश में लाने का काम सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से वार्षिक अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अटल हॉल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। सीएम ने पहले स्वर्ण जयंती का उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कदम से भविष्य में बेहतर छात्र प्रदेश को मिल पाएंगे। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जब भी कभी कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, उसको क्या करते हैं, उसमें भी एक शेड बना दिया जाता है और उसमें कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन जब विचार आया कि एक स्थायी सभागार बनना चाहिए, तो आज एक स्थायी सभागार की भी नींव रखी गई है, इसका शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सभागार केवल शिक्षा बोर्ड के काम आने ऐसा नहीं है। भिवानी नगर के या तो
कभी कभी अपना भी कला अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अवसर आएगा तो इसके हमेशा उपलब्ध रहेगा। एक प्रकार से शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति इसका भी उभार होगा और हमारा भिवानी तो कला संस्कृति का बड़ा प्राचीन केंद्र है। भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उस काम में बहुत ही अच्छा काम हमारे बोर्ड ने किया है। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सही तरीके से निश्चित हो, इसी प्रकार से उन्होंने भी इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन, जो बहुत सी जानकारियां गलत दी गई थी हमारे आंदोलनों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, उनको ठीक करने का काम इस प्रकार से किया है तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। शिक्षा का महत्व और बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से नौकरियों को मेरिट में देने का काम उन्होंने किया तो इससे निश्चित तौर से शिक्षा का महत्व जो है वो हर व्यक्ति के दिमाग में और हर विद्यार्थी के दिमाग में उसका महत्व बढ़ा है। हमने एक योजना बनाई थी जिस प्रकार आर्ट, साइंस और कॉमर्स होता है उसी प्रकार कृषि संकाय भी हरियाणा में प्रारंभ किया जाए। जो विद्यार्थी गांव में कृषि और पशुपालन लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए तीनों विश्वविद्यालयों में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, नारायण विश्वविद्यालय और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय में तीनों में 10% संरक्षण मेरिट के आधार पर किया जाए। ये हमारे शिक्षा मंत्री जी भिवानी में 3 दिवसीय 38वें पशु मेले का आयोजन किया गया। रविवार को मेले के समापन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने इस दौरान प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले पशुपालकों का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ निकालकर प्रदेश भर से आए विजेता पशुपालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी और बाइक भेंट की। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया, जो इस पशु प्रदर्शनी के आकर्षण का केंद्र रहा। इसी के साथ सीएम ने घोषणा की कि पशुओं की दवाई का बजट दोगुना किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, गरीब हितैषी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी न रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात उस सारे को करेंगे ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा। कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी उसका मुआवजा हमने दिया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं, स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 सालों में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी समाना। वहीं पशुपालक और कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके के गांव पहाड़ी सिंघानी और खरखड़ी का दौरा करने पहुंचे और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। किसानों से बातचीत उन्होंने की और रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है उन्हें बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी।
परसों शाम को रात को कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है और इससे लगभग जो काटने के लिए तैयार फसल थी सरसों की, गेहूं की, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैंने आज यहाँ देखा है पहाड़ी में, सिंघाड़ी में, खरकड़ी में बेहद नुकसान है किसानों की सरसों में। स्पेशल गिरदावरी के लिए इनको बोल दिया गया है और जो बीमा वाले किसान हैं वो सब फार्म भर के दे दें 72 घंटे में उनको फार्म भर के देना होता है। और मैं सब जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको बोलूँगा कि गांव-गांव में जाकर के वो फार्म भरवाएं। और यही आदेश मैं बारडा में दूंगा, यही महेंद्रगढ़ में, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, बीमित किसान है उसको बीमा कंपनी से भरपाई कराएंगे मुआवजे की, और जो नहीं बीमा की किसान हैं उसके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी। मैं क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के नुकसान का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने लोहारू, हल्के और बाड़ला विधानसभा का दौरा किया। किरण चौधरी ने किसानों से मिलकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए कहा कि जो भी नुकसान हुआ है किसानों की भरपाई के लिए सरकार को 1 माह के अंदर 70,000 प्रति एकड़ के हिसाब से भरपाई करनी चाहिए। आगे उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जुमलेबाज है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। परसों जो रात को ये जो भारी नुकसान हुआ उसका कल पता चला मुझे। सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैंने तो हैरान रह गई कि इस तरह से भगवान ने जो है कहर वो जो है यहाँ पे ढा दिया। बिल्कुल ही सफेद चादर हो गई थी, कमाल ही हो गया इस तरह का जो है। और अब खेत में जा के 5 इंच, हाँ, तो वही उसी लिए मैंने फिर आज सुबह का ही मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो सरकार का नुमाइंदे को आना चाहिए बिल्कुल उसके अगले दिन जब इतना भारी नुकसान हो रहा है। पर आप जानते हो ये सरकार तो निद्रा के अंदर जो है, निद्रा मोड के अंदर रहती है। तो आज इसलिए मैं इसका जो है दौरा कर रही हूँ ताकि विधानसभा जो 2 तारीख से शुरू हो रही है उसमें जोर शोर से जो है आपकी आवाज़ उठाऊंगी। और आज जो किसान भाइयों ने और सबने, हमारे नंबरदारों ने और सबने यहाँ पे सब जितने खड़े हैं सबने आपके सामने ये बात रखी कि ये 100% नहीं है तो 200% चरखी दादरी में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते दर्जनों गांव के किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो बारिश के साथ ओलावृष्टि ने सरसों और गेहूं की फसल में भारी नुकसान किया। वहीं सरसों और गेहूं की फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को फसलों में बहुत पैसा लगता है और लगाना पड़ता है, उस पर ओलावृष्टि ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि फसल के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों का गुजारा चल सके। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ओलावृष्टि से। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव के जो किसानों की जो खेती का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजे के लिए एक बार गिरदावरी की जाए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है, इतने पैसे लगाए उन्होंने, किसी ने ठेके पे लिया है, किसी ने माड़ पे लिया है, किसी ने आधे पे लिया है, तो उसको देखते हुए जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके बारे में सरकार को ध्यान से गिरदावरी करवानी चाहिए और उनको मुआवजे दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। के हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव का गिरदावरी करवाई जाए और हमें गरीब किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। कम से कम 70% नुकसान है और 50% गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि एक बार हमारी गिरदावरी करवाए और इसकी मुआवजा की बात करें। सरसों की 75% है, गेहूं में आध नुकसान है, ये नुकसान है हमारे। वहीं कुरुक्षेत्र में महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के 25वें छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। और ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैसी की योजना सराहनीय है, पूरे देश को इस योजना को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाया जा रहा है। पीएम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर रहे हैं।
35वें छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंदर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सिंगला जी कुरुक्षेत्र। मैं बधाई देना चाहूँगा मैसी को, जो महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना जो पिछले 15 साल से ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए कार्य कर रही है, उनको शिक्षा देने का कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि शिक्षा से बड़ा दान कोई और हो नहीं सकता, और एक परिवार के अंदर एक बच्चे को शिक्षा दे करके उस परिवार का मान और सम्मान और उसकी रोजी रोटी के योग्य उसको बनाना एक बहुत बड़ा कार्य है। उन सभी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको सुरक्षित देश में पहुंचाने के लिए, देश ही नहीं उनके गृह निवास तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है, और वो कार्य शुरू भी हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर भी जिससे भी चर्चा करने की आवश्यकता है वो करके वो जो बच्चे हैं उनको निकालने का काम शुरू किया है, और मैं भगवान से कामना करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित अपने। वहीं प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हिसार मंडल रेंज के आईजी और 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हिसार रेंज के आईजी सभी एसपी, एएसपी और डीएसपी के साथ साथ अन्य जिलों से ऑनलाइन जुड़े थे, जहां अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक बैठक की। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते अपराध, नशाखोरी और अन्य जो भी पहलू हैं उन पर चर्चा की गई, और इन सभी पहलुओं को कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। तो प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हिसार मंडल रेंज की आईजी और 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हिसार रेंज के आईजी सभी एसपी, एएसपी और डीएसपी के साथ अन्य जिलों से ऑनलाइन जुड़े। तो सारा प्रक्रिया जो है वो हमारे एडीजी। चलिए अब खबर गरौंडा से है, जहां पर गंदे पानी की निकासी ठप होने से गांव बरसत की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने बरसत घरौंडा रोड पर जाम लगा दिया। इस मौके पर ग्रामीण विरोध जताने के लिए गंदे पानी से भरी सड़क के बीच चारपाई बिछाकर डटे रहे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धांधली के आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक बरसत गांव को विधायक हरविंद्र कल्याण ने गोद लिया था, वहीं करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गांव के हालात नहीं बदले। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां पर पलवल के गांव बहरोला में संत गुरु रविदास की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संत गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसी के साथ बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर यहाँ पर अभियान की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि समाज को एक नई दिशा देने का काम संत रविदास ने किया है। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सरपंच साहब सब फोटो कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पेहोवा में शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। खेल मंत्री ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज देश चैन की सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे असंख्यक वीरों की कुर्बानी की बदौलत अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लाखों लोगों के बलिदान के बाद आजादी का ये दिन देखने को मिला है। हरियाणा के अंदर हमारी किसान मोर्चा के सारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी उनके साथ चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को और 90 के 90 विधानसभाओं में हमारे
उन्हीं के कारण आज हम कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के देवी मंदिर सभागार में किसान मोर्चा की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम कार्यक्रम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी शामिल हुए। सांसद ने कहा, हर एक व्यक्ति शहीदों के सपनों को भारत निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग दे। बीजेपी सरकार देश के उन शहीदों को सम्मान देने का कार्य कर रही है जिन शहीदों को कांग्रेस भुलाए बैठी है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा किसान मोर्चा है उसके तत्वावधान में आज पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में ऐसे आयोजन हुए हैं। शाहबाद विधानसभा का भव्य आयोजन शहीद चंद्रशेखर आजाद को स्मरण करने का यहाँ आयोजित हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कृष्ण बेदी जी और हमारे सांसद नायब सिंह सैनी जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि एडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को राहत देने के लिए तैयार किए गए समाधान में से विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी चूककर्ता अपनी जो यहां पर उपनिवेशवादी हैं उनको लेकर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। तो एडीसी भुगतान में राहत मिली है, विकास नीति को बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए ये बढ़ाई गई। वहीं जाखल मंडी में लगातार चोरी और नशा कारोबार की बढ़ती घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने जाखल पुलिस थाना के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में कई संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता, शहर के पार्षद, पूर्व सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। धरने की सूचना मिलने पर टोहाना के डीएसपी बिरम सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान डीएसपी ने ग्रामीणों से वार्तालाप कर 5 दिन का समय मांगा। वहीं अपराधियों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये भी कहा। जो कमेटी है उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो धरना कमेटी है उसका डीएसपी साहब से बातचीत हुई थी, उन्होंने हमारे से 5 दिन का टाइम मांगा है और हमने अपना जो है किसान कमेटी और दूसरा जो भी धरना कमेटी है उन्होंने विचार किया है कि 5 दिन तक का हमारा जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्व तरीके से धरना 2 घंटे 12 से 2 बजे तक का 5 दिन तक चलता रहेगा। जेकर वीरवार तक का टाइम मांगा है, वीरवार तक का प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करता है और हमारे लोगों को संतुष्टि होती है तो हम अपना धरना पहले भी। वहीं झज्जर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 बाइक सवार बादली से अपने गांव सिलानी जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें इसमें मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि बाइक सवारों की जेसीबी से टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कल शाम के 7 बजे लगभग ये एक तो मृतक सुभाष और एक इसका साथी था देवेंद्र, जो एक बाइक से सवार होते हुए बदली से सिलाने आ रहे थे। तो रास्ते में जहांगीरपुर एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, उससे एक जेसीबी, जो पता नहीं जेसीबी का रंग तो वो तो होता नहीं है, नंबर तो होता नहीं, उनसे टकरा गए और उसकी मौके में मौत हो गई। शायद कोई घायल भी है? हाँ, दूसरा एक घायल है, वो पीजीआई रोहतक रेफर किया हुआ है। ये जगह से सूचना मिली थी, रोहतक रेफर कर दिया। तो इसका सुभाष का पोस्टमार्टम। वहीं पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला यहां पर गतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पृथला का है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक पर सवार 2 युवकों को सीधी टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। दिनांक 26/2/2022 को अपना पृथला पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ था।
भाई एक गाड़ी जो ऊपर अपने दूधौला की तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी और इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। जब इसने जाकर देखा तो इसके गांव के चाचा वो निकले जो उन्हें एम्बुलेंस अपना सरकारी अस्पताल में ले आई। जो आज इनकी कंप्लेंट पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, कार्रवाई 174 की करके डेड बॉडी वापस। पानीपत में मानवता की मिसाल सामने आई है, जहां एक प्रवासी मजदूर अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक निजी अस्पताल में खून बेचने के लिए पहुंचा और डॉक्टरों से खून के बदले पैसे देने की बात कही, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वहीं डॉक्टरों ने उसे समझाया कि अस्पताल में खून नहीं खरीदा जाता। ऐसे हालातों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मजदूर शिव कुमार को सहायता दी और मजदूर की समस्या का समाधान किया। चुनाव प्लस में लेबर वाले काम करते थे। और कोई नहीं आपके यहाँ साथ? यहाँ पे आपका साथी कोई नहीं? हमारे गांव के। अच्छा, आपकी माँ का एक्सीडेंट बिहार में हुआ तो वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है जो आपको यहाँ से जाना? एक बहन था हमारे, वो हमारे से छोटा है। तो वो इतना बड़ा नहीं है कि आपकी माँ की देखभाल? हमारे से छोटा है तो क्या करेगा। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।